दिस इज अल हैदर ऑफिसर्स एकेडमी सरगोदा। अपनी आवाज़ बंद कर दें तो काइंडली, जिनके आवाज़ ऑन है मैं उधर से भी म्यूट कर देता हूँ। And I am the CEO of Al Hadar Officer Academy, Sajjad Haider. I am PhD scholar as well as I have done my MA and LLB. Also, I am Law Advisor Jail Reforms Committee. ये सेशन जो है ये CSS प्रेपरेशन के लिए स्टार्ट है और आज इसका वेबिनार किया जा रहा है और 6 मंथ का ये सेशन है, जिसमें वैसे जो हमारे नॉर्मल दूसरे सेशन होते हैं वो भी 6 मंथ के होते हैं और वो एलीट सेशन होते हैं, उसमें फ़ी चार्जेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस सेशन में आपसे चार्जेस जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। मामूली सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी रखी गई है, वो लास्ट पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। और 6 मंथ में हम तमाम कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। और अब बारी बारी कुछ सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं और कुछ अपनी स्ट्रेटजीज पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस CSS सेशन को लेके चलेंगे। और उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में आप तमाम स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपका इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। ये कितने कितने मार्क्स की होती है इसके आगे जो है वो मार्क्स मेंशन है। और फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। हम जिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे उनमें इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस है, वो लास्ट पे जाके देख लेंगे स्टूडेंट्स किस बुक के जो है वो ज़्यादा हमारे पास आते हैं, तो उसी हिसाब से उनको तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद ये 200 नंबर की होती है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है और सोशियोलॉजी है, US हिस्ट्री है और जेंडर स्टडी है। इसकी जो है इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की हम यहाँ पे आपको प्रेपरेशन करवाएंगे विद इन 6 मंथ्स। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी, बारी बारी ज़रा इस सिलेबस को देखते हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंग्लिश एसे की। तो इंग्लिश एसे जो है ना, मेजरली 3 किस्म के ऐसे जो है वो पूछे जाते हैं जितने भी आपके एग्जाम हैं। ऐसे होता है कि ऐसा ऐसे जो है ना बेसिकली एक पिक्चर होती है, ठीक है। ऐसे जो है वो एक साइकोलॉजिकल पैकेज होता है, ठीक है। दुनिया में जितने बंदे हैं उतने ऐसे हैं, ठीक है। तरह तरह के बंदे, तरह तरह के ऐसे। और अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ले मैन से जाके कहें, इनके बाहर जिसने रेडी लगाई हुई है उससे जाके अगर हम कहें कि जेंटलमैन व्हाट इज द रेट ऑफ दीज एप्पल्स टुडे, इट लुक्स वेरी कॉस्टली, तो उसको तो आपकी बात की समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। आपने तो इंग्लिश अच्छी बोल ली, लेकिन होगा क्या कि आगे से उसके तेवर बन जाएंगे और उसको चूंकि बात कुछ समझ नहीं आई। तो इसलिए मतलब ये है कि हर बंदे को डील करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जिस तरह के बंदे उसी तरह उनको डील करने का तरीका, बिल्कुल सेम इसी तरह 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 के ऐसे होते हैं और फिर इन तमाम ऐसेज को भी डील करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब वो जो तरह तरह के ऐसे होते हैं इंग्लिश ऐसे में, वो मेजरली किस टाइप के ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर में देता है। कुछ ऐसे जो होते हैं वो इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इंग्लिश ऐसे की बात कर रहे हैं। मैं जरा थोड़ा इस वेबिनार को जल्दी लेके इसलिए भी चल रहा हूँ क्योंकि लाइट इशू है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि टाइम से इसको मैं वाइंड अप भी करूँ। और ऐसे में मैंने आपको बताया सबसे पहले हम यहाँ पे इशू बेस्ड ऐसे इसको देखते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे क्या होते हैं उनको देखते हैं और फिर आर्गुमेंटेटिव एसेज क्या होते हैं उनको देखते हैं। इन 3 टाइप्स के एसेज जो हैं वो अमूमन आपको एग्जाम में देता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने किस डायरेक्शन में स्टडी करनी है। आपको अपनी डायरेक्शन जो है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने कराची जाना है, आप इस्लामाबाद की बस पे बैठ जाते हैं तो आप कभी भी कराची नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? शायद मैंने आपकी आवाज म्यूट की हुई है जी। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज यस आ सर, रही है। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक सर। चलें, गुड। तो जब तक हमें रोड मैप नहीं पता, हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें पता नहीं है कि हमने किस किस्म के ऐसे तैयार करने हैं, तो तब तक हम अपनी तैयारी को स्ट्रांग जो है वो नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जानें कि आपको किस डायरेक्शन में उस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है
और क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, और रेलिवेंट स्टडी करें। जब भी आप इररेलिवेंट स्टडी करते हैं आप हमेशा जो है वो फेल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इशू बेस्ड एसे और बाकी एसे से क्या मुराद है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ इशू बेस्ड एसेज हैं, और इसमें आपका कश्मीर इशू, एथनिसिटी आ गया, इकोनॉमी आ गया, ठीक है, गुड गवर्नेंस का ऐसे आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, वाटर क्राइसिस आ गया। इनको बारी बारी वन बाय वन इंशाल्लाह हम सेशन में डिस्कस करेंगे तमाम चीज़ों को। आज जस्ट चूंकि डेमो सेशन है, इसमें जस्ट मैंने आपको तरीकाकार ब्रीफ करना है, इसमें मैंने पढ़ाना नहीं है। इसमें जस्ट आपको मैंने एक तरीकाकार देना है कि किस तरीके से हम इस सेशन को लेके चलेंगे और किस तरह बेहतरीन वे में इंशाल्लाह आप अगर ये 6 मंथ का सेशन ले लेते हैं दूसरी एकेडमीज भी आपने विजिट की होंगी या नहीं की होंगी, तो उनसे आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पे फील होगा कि एक तो डेप्थ स्टडी आपको करवाई जाएगी और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, और फिर यहाँ पे इस सेशन में आपके कोई फ़ी चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस थोड़े से हैं, वो मैं एंड पे मेंशन कर दूंगा, लेकिन वो इतने नहीं है आप लोगों की इंशाल्लाह वो पहुंच में होंगे। जितनी दूसरी एकेडमीज आजकल ले रही हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा वो कम होंगे। तो इसलिए अगर आपने तहिया कर लिया है कि आपने नेक्स्ट 2024 में लाजमी जो है वो CSS अटेम्प्ट लेनी है और उसमें कामयाब होना है, तो इस सेशन को मिस ना कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे जो है वो बेस करते हैं इशू बेस्ड ऐसे। ठीक है, तो उसमें कश्मीर इशू है, एथनिसिटी है, इकोनॉमी है, गुड गवर्नेंस है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, एजुकेशन है, लिटरेसी है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी किसी वजह से 2 दफ़ा लिखा गया है, जुडिशरी है, करप्शन है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, ठीक है, पॉवर्टी है, और US एंड इट्स रिलेशन इसमें आ जाते हैं, और क्लाइमेट चेंज के कुछ ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वार है, ठीक है, डिफरेंट वर्ल्ड वार्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज की वार जो है, जिस तरह यूक्रेन रशिया की होगी, इस तरह जो करंटली जो है वो जा रही है इस तरह फिर कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या टेररिज्म पे जो है ना उससे रिलेटेड कोई ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, जितने भी आप पास्ट पेपर उठा के देखेंगे ना, इनमें से कोई ना कोई ऐसे जरूर आया होगा। ठीक, जितने भी आप पास्ट पेपर उठा के देखेंगे, ये जो मैंने इशू बेस्ड ऐसे लिखे हैं, इनमें से कोई ना कोई ऐसे जो है ना वो जरूर आया होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हम 20 ऐसे तैयार कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है, तो हमें दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बाकी एसेस को याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक तो है ना कि आदमी जो है वो ऐसी बेतरतीब चला हुआ है, उसकी कोई तरतीब नहीं है, और ऐसे ही एक सिरे से उसने शुरू किया, जो उसके समझ में आया वही उसने जो है वो रट्टा लगाना उस चीज को शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक आप टारगेट बेस्ड तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप अपना एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी तैयारी का फायदा जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। चलें, ये तो मैंने आपको बताया इशू बेस्ड ऐसे। अब आगे मजीद भी इनको मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। सिर्फ सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें कि आगे मजीद एसेज में कौन कौन से एसेज इंक्लूड हैं। इस तरह कुछ एसेज आते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऐसे होते हैं, इनके एब्स्ट्रैक्ट ऐसे वो कहलाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, इसी तरह ब्रेन्स लाइक हर्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। इसी तरह फिर बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, या फिर व्हेन द लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, या फिर इसी तरह आपका आ जाता है योर राइट टू स्विंग योर आर्म्स एंड्स वेयर द नोज ऑफ द अदर स्टार्ट। ठीक है, चलें जी, इसी तरह आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे आते हैं जिसमें आर्गुमेंट करना पड़ता है, दलाइल देने पड़ते हैं बाकायदा, यस या नो फॉर्म में ये मोस्टली होते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आर मॉडर्न वार्स होली वार्स, यस या नो। फिर अगर आप यस कहेंगे तो उस पर अपने दलाइल देंगे, और अगर आप नो कहेंगे तो उस पर अपने सारे आर्गूमेंट्स देंगे। ठीक, इसी तरह इज न्यूक्लियर पावर इज न्यूक्लियर वेपन इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, या फिर शुड कंज्यूमर्स बाय आइटम्स फ्रॉम द कंट्रीज विच एंडोर्स चाइल्ड लेबर, या फिर डज फॉरेन एड्स हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक हो गया। चलें जी, ये कुछ मैंने आपको बता दी कि इस टाइप्स के एसेज जो है ना वो अमूमन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और उसमें जो आपको मैंने पहले वाले ऐसे बताए जो क्या नाम है प्रॉब्लम बेस्ड थे, ठीक है, यानी कि जो मैंने इशू बेस्ड आपको ऐसे बताए, ये तो लाजमी इनमें से कोई ना कोई ऐसे जो है ना वो आया होता है, एक ऐसे दो ऐसे भी आ जाते हैं इनमें से। ठीक है, तो आज तक इन जितने भी मैंने पास्ट पेपर देखे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है
कि जो जिसमें ये ऐसे इनमें से ना आए हों, ठीक है। तो एक बात तो तय होगी कि आप 19-20, हमें असल में बीमारी ये होती है कि हम चूंकि पैटर्न नहीं फॉलो करते या हमें कोई बताने वाला नहीं होता, तो हम इररेलेवेंट चीजें जो है ना वो तैयार करते रहते हैं, ठीक हो गया। वो बिल गेट्स ने क्या कहा था, इफ यू आर बॉर्न पुअर दैट दैट इज नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट, ठीक है। तो आजकल की मेरी सेइंग क्या है कि इफ यू हैव अ पुअर फादर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर हैविंग अ पुअर फादर इन लॉ देन इट्स योर फॉल्ट। ऐसा है या ऐसा नहीं है जी स्टूडेंट्स, ऐसा है बिल्कुल या सर, ऐसा नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अगर बिल्कुल आप सर ऐसा ही है। कि अगर आप पैदा होते हैं ना कि आपका वालिद फादर पुअर है, तो फिर ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अपना फादर इन लॉ पुअर चूज कर लेते हैं तो ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो चलें जी, एक वैसे ही मैंने हंसी मजाक के लिए आपको बात बीच में कह दी, ठीक है। तो अब मकसद ये है कि ये जो एसेज हैं इनकी तैयारी कैसे की जाए, ठीक। अब ऐसे की तैयारी करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को जब तक हम मद्देनजर नहीं रखेंगे या उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा ऐसे जो है ना वो कभी भी तैयार नहीं होगा, ठीक। तो वो स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। आप आपके पास अगर कोई अपना रजिस्टर है तो वो साथ ले लें, मैं आपको 5-6 स्टेप्स जो है वो लिखवा देता हूँ, ताकि हो सकता है किसी स्टूडेंट जो है उसको ये मौका ना मिले ये सेशन ज्वाइन करने का, किसी भी वजह से उसके पास टाइम की कमी हो या वैसे जो है वो इस सेशन को ना ज्वाइन करना चाहता हो, तो कम से कम उसको इतनी गाइडलाइन जरूर मिल जाए कि वो अपनी सेल्फ स्टडी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से कर ले। तो बेहतर तो यही है, वैसे तो मैं ज़बानी गाइड करने लगा था, लेकिन बेहतर ये है कि अपने पास एक थोड़ा सा रजिस्टर या कोई पेज ले लें और उस पर वो स्टेप जो है ले ना वो लिया सर, नोट ले डाउन लिया। कर लें। मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो वो जल्दी से ले ले। रजिस्टर, एक पेंसिल ले लें, आपको 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। ले लिया सर। ले लिए? चलें जी। जी सर बताएं। सबसे पहला स्टेप लिखें ऐसे को क्लियर करने का, कि पहले हेडिंग दें कि ब्राइट स्टार्ट आपका होना चाहिए। ऐसे में पहली हेडिंग दें ब्राइट स्टार्ट, ब्राइट स्टार्ट। पहली हेडिंग दें जी ब्राइट स्टार्ट। अब ब्राइट स्टार्ट में क्या चीजें होती हैं, जस्ट होल्ड करें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूँ और वहां पे आपको मैं साथ लिख देता हूँ। चलो जी, व्हाइट बोर्ड हो गया ओपन, तो मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगूँ। जी व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है सबको? यस जी सर। सर। चलें ठीक है, तो जब हम वैसे नॉर्मली पढ़ेंगे ना तब भी हम व्हाइट बोर्ड के साथ ही पढ़ेंगे, तो ज़बानी कलामी स्टडी नहीं करेंगे, साथ 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 जो है ना वो हम व्हाइट बोर्ड यहाँ पे उसको लेके चलेंगे, जो भी चीज़ समझनी हुई या लिखनी हुई वो हम साथ साथ यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम स्टेप्स लिख रहे थे, स्टेप्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड ऐसे। जी यहीं पे थे या कहीं और किसी बात पे थे? यहीं पे थे सर, यहीं पे चलें पहला ठीक, स्टेप था हमारा ब्राइट स्टार्ट। चलें ठीक है, बेहतर है। इसको जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो लिखेंगे ब्राइट स्टार्ट, ब्राइट स्टार्ट। अच्छा, अब ब्राइट स्टार्ट में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ब्राइट स्टार्ट में, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी हुक, ठीक है। हुक हुक को जो है हम आई कैचर भी कहते हैं, या फिर इसको अटेंशन ग्रेबर भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको आई कैचर कह लें या अटेंशन ग्रेबर। आई कैचर जो पढ़ने वाले की या रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
अटेंशन ग्रेबर, ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं हुक, ठीक है। ये आपकी उम्मूमन एक सेंटेंस पे भी मुश्तमिल हो सकती है, 2 सेंटेंस पे भी मुश्तमिल हो सकती है, 3 सेंटेंसेस पे भी मुश्तमिल हो सकती है। 2 से 3 सेंटेंसेस में या एक सेंटेंसेस में आपने सबसे पहले ब्राइट स्टार्ट के, अब ये मैं पार्ट्स बता रहा हूँ जब भी आपने ऐसे लिखना है तो उसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट जो है वो ब्राइट स्टार्ट से होना चाहिए। अब उस ब्राइट स्टार्ट के क्या पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले आ जाती है हुक। हुक क्या होती है कि ये आई कैचर होता है रीडर के लिए, या अटेंशन ग्रेबर होता है रीडर के लिए, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें आती है, सेकेंड वन, दैट इज थीसिस स्टेटमेंट, दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। अभी इन पे बात करते हैं बारी बारी, ठीक। आज मैं ज्यादा डिस्कशन जो है ना वो इंग्लिश ऐसे पे करूंगा, बाकी चीजों का तो चूंकि सिलेबस से ऑलरेडी दिया गया होता है, आपके जो सिलेबस है पीडीएफ फॉर्म में वो आपके पास अवेलेबल भी होगा, उन पे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। लेकिन चूंकि सबसे मुश्किल काम जो है सीएसएस में एसए का होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो चूंकि एसए में फेल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ज्यादा तैयारी करते रहते हैं करंट अफेयर की, ठीक है। इसी तरह वो कंपलसरी में वो ज्यादा टाइम लगा देते हैं पाक अफेयर पे या इस्लामियात पे। इस्लामियात पे तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात शायद आपको पता है या नहीं है, मैं आपको बता दूं पासिंग मार्क्स के हवाले से, कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना, ये लाइंस कौन मेंशन कर रहा है, जस्ट मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा इनको रिमूव कर लूं। चलेंगे, मैं ये कह रहा था कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 100 में से 40 होते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स के 100 में से 40 होते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लिख लें अगर किसी को नहीं पता तो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके 100 में से 33 पासिंग मार्क्स होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 में से 40 होते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स 100 में से 33 होते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि स्टूडेंट ज्यादा टाइम लगाते हैं करंट अफेयर्स पे। अब आपको करंट अफेयर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक करंट अफेयर, एक आपका पाक अफेयर, ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। ये जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इन तीनों में कंबाइनली 120 मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। आप किसी एक में 10 मार्क्स भी ले लेते हैं ना, और बाकी मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट्स में से पूरे कर लेते हैं, फिर भी आप पास हैं। मेरी बात नोट कर रहे हैं कि वैसे तो 40 मार्क्स चाहिए ना पास होने के लिए, लेकिन मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर में आपने 40 मार्क्स नहीं लिए, करंट अफेयर में आपने 10 मार्क्स ले लिए, ठीक है। यानी कि आपका इतना बुरा पेपर हुआ करंट अफेयर्स का, इतना बुरा हुआ कि आपने 10 मार्क्स ले लिए। और बाकी जो 2 पेपर्स हैं जनरल नॉलेज के, यानी कि दूसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी और पाक अफेयर, ठीक है, इनमें से आपने इतने इतने मार्क्स लिए, यानी कि 50 मार्क्स पाक अफेयर में ले लिए, 60 मार्क्स जो हैं वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ले लिए, टोटल कितने हो गए 110, और 10 मार्क्स जो हैं वो करंट अफेयर के बीच में मिल गए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 120। अगर आप 120 मार्क्स पूरे कर लेते हैं तो आप पास हैं, यानी कि फिर आप करंट अफेयर में भी फेल नहीं होंगे। मेरी बात की समझ आई है आपको या नहीं आई? जी सर, यस आई सर, है। आ गई है सर। क्लियर हो गया सबको कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में Yes, sir. मिला के 120 मार्क्स पूरे कर लेते हैं तो आप पास हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में आपके 5 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा लेके पूरे कर लेते हैं तो फिर भी आप पास हैं। यहाँ पे ओवरऑल 120 पूरा करना जो है वो आपका बनता है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में कम ले लें तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपने अक्सर ये देखा होगा कि करंट अफेयर के सब्जेक्ट में कभी कोई अक्सर जो है वो फेल नहीं होता। ऐसा है या ऐसा नहीं है? वो क्यों नहीं फेल होता? क्योंकि वो पाक अफेयर से अपनी कमी पूरी कर लेता है, या वो एवरीडे साइंस से अपनी कमी पूरी कर लेता है, ठीक है। इसलिए वहां पे ज्यादा एफर्ट, असल में फेल कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट ज्यादा? इंग्लिश एसे में, क्योंकि इसमें 100 मार्क्स का एक ही एसे लिखना होता है, ठीक है। करंट अफेयर में फिर भी हमने 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 मार्क्स का एक ही हमने ऐसे लिखना होता है, और उसमें से एक ऐसे में से ही हमने 40 मार्क्स जो है वो लेने होते हैं। अगर हमारे 39 भी आ जाते हैं तो हम फेल हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह जो इस्लामिक स्टडी है उसमें से भी अगर हमारे 30, इसलिए आपने देखा होगा कि इस्लामियात में भी अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई उसका स्पोर्टिव सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले 3 आपको बताया ना कि एक दूसरे को पहले 3 सब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं, करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, लेकिन इस्लामियात को सपोर्ट
कोई सब्जेक्ट नहीं करता। इस्लामियात में आपने 100 में से 40 मार्क्स लेने ही लेने हैं। अगर आप 39 लेते हैं तो फेल हो जाएंगे, ठीक हो गया, पूरे CSS में फेल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह जो इंग्लिश एसे है या फिर ग्रामर एंड वो प्रेसी एंड कंपोजिशन है, उसमें भी आपने जो है वो 100 में से आपने 40 मार्क्स जो है वो लेने ही लेने हैं। अगर आप 39 लेते हैं तो पूरे CSS में से फेल हो जाएंगे। ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई सबको? बिल्कुल साहब, बिल्कुल क्लियर हो चलें गई है। ठीक हो गया। जी चलें सर, अब मैं ये बता रहा था कि इसका ना ब्राइट स्टार्ट लेना चाहिए। मैं बात यहाँ से चली थी कि ऐसे पे थोड़ा मैं ज्यादा फोकस करूंगा। अच्छा जी, ब्राइट स्टार्ट में पहली चीज क्या है, इसका हुक है, ठीक है, यानी कि आई कैचर, यानी कि अटेंशन ग्रैबर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। अब ये चीजें क्या होती हैं ये मैं नेक्स्ट बताता हूँ, लेकिन जस्ट आप पहले लिखते जाए, ठीक है। तीसरी चीज इसमें आती है थीम ऑफ द थीसिस। थर्ड वन इज थीम ऑफ द थीसिस एंड फोर्थ वन इज इंट्रो ऑफ द थीसिस। ये चार चीजें आपकी आएंगी ब्राइट स्टार्ट में। ये चार चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, ब्राइट स्टार्ट में। हुक आ गई, थीसिस स्टेटमेंट आ गई, थीम ऑफ द थीसिस आ गया, ठीक है। और इंट्रो। थीसिस स्टेटमेंट दरअसल ये होती है, इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है। हुक जो है वो आपका आई कैचर होता है। थीसिस स्टेटमेंट आप जो बात प्रूव करना चाहते हैं ना वो होती है, वो अक्सर एग्जामिनर आपको ऐसे की लाइन में ही दे देता है, जो बात आपसे वो प्रूव करवाना चाह रहा होता है वो उसी लाइन में से अक्सर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट जो बात आप अपने ऐसे में प्रूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना आप कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है, आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी कि आप इस बात को एंड तक जो है ना वो पूरा जितना भी ऐसे है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट के गिर्द घूमेगा कि आपने जो भी बात करनी है उसमें प्रूव यही चीज करनी है जो कि थीसिस स्टेटमेंट में आपने दी है, ठीक हो गया। उसके बाद थीम ऑफ द थीसिस आ जाता है। थीम ऑफ द थीसिस मतलब कि वो जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने पॉवर्टी अगर बताया ना कि पाकिस्तान में पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो होगी ना थीसिस स्टेटमेंट, लेकिन एक्चुअली पॉवर्टी कहते किसे हैं या उसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो आपका थीम ऑफ द थीसिस कहलाएगा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा उस डेफिनेशन के बारे में जब आप इंट्रो देंगे, थोड़ा सा उसको नीचे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो इंट्रो ऑफ द थीसिस कहलाएगा। ये इन शॉर्ट जो है आई थिंक आपको यहाँ पे ये चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? यस सर, क्लियर। चलें ठीक है। ये आपके अभी इन पर मजीद भी आगे डेप्थ में जाते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको मैंने इन शॉर्ट थोड़ा सा तारुफ यहाँ पे करवा दिया। दूसरी चीज यहाँ पे आती है प्रेजेंट सिचुएशन। जो दूसरी चीज आपने ऐसे में देनी होती है वो क्या देनी होती है, प्रेजेंट सिचुएशन। पहले तो आपने अपनी ब्राइट स्टार्ट दे दिया, ठीक है, फिर आपने प्रेजेंट सिचुएशन बतानी है। क्या प्रेजेंट सिचुएशन का मतलब क्या है, कि आपने ये बताना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, एट प्रेजेंट रिगार्डिंग थीसिस, ठीक। जो आपने थीसिस चूज किया है यानी कि जिस पे आप डिबेट करना जा रहे हैं, ठीक है, जिस थीम पे आप डिबेट करना जा रहे हैं, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, उसके रिगार्डिंग मौजूदा करंटली जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो आपने बताया ना शुरू में, एक आपने ब्राइट स्टार्ट लिया, आपने हुक बता दी, कोई आई कैचर, वो क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, जस्ट आप ध्यान में रखें, उसके मैंने सिर्फ डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दी कि मैं इस बात को प्रूव करने जा रहा हूँ। फिर आपने बता दिया कि थीम ऑफ द थीसिस में बता दिया एक्चुअली कि ये बात कहते किसे हैं या ये बात है क्या, और फिर नीचे आपने उसको इंट्रो दे दिया। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें जो एस्पेक्ट है वो है प्रेजेंट सिचुएशन। फिर उस थीसिस के बारे में आप प्रेजेंट सिचुएशन लिखेंगे कि मौजूदा पाकिस्तान में पॉवर्टी के हालात क्या हैं, ठीक है, इनके जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है ना वो आप उस पर बयान कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा यहाँ पे पार्ट हो जाएगा। थर्ड वर्ड जो है यहाँ पे आता है जेनेसिस। जेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस क्या होता है, ये रूट काज होती है। इन शॉर्ट अगर मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो जेनेसिस हम किसको कहते हैं, रूट काज को, कि आखिर पॉवर्टी की वजह क्या है। चूंकि मैंने एग्जांपल पॉवर्टी की ली स्टार्ट में, इसलिए मैं पॉवर्टी को ही मिसाल बना रहा हूं, ठीक है। तो जेनेसिस में क्या आएगा कि इसकी रूट काज क्या है, इसकी वजह क्या है। पहले आपने आई कैचर दे दिया, थीसिस स्टेटमेंट दे दी, थीम ऑफ द थीसिस दे दिया, उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया, फिर उसके करंट सिनेरियो लिख दिया, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन लिख दी, फिर उसकी वजूहात लिखनी है कि आखिर ये जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है ये किस वजह से बनी हुई है, ठीक है। ऐसा
कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है, सॉरी ऐसा क्यों हो रहा है, कब से नहीं, ऐसा जो है ना क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसकी, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, why it has been happening like this, like this mean thesis, ठीक है, जो ऊपर आपने थीसिस दिया है, ठीक है, लाइक दिस मीन दिस का मतलब क्या है, थीसिस, ठीक, जो भी आपका थीसिस है वो उसके बारे में आप बताएंगे कि आप जो है ना ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है या इसकी एक्चुअली रीजन क्या है, ठीक हो गया। चौथी चीज है यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या देंगे, उसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री दे देंगे, ठीक है, कि ऊपर आपने जेनेसिस में क्या दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या आप देंगे कि ऐसा कब से हो रहा है। दोनों बातें क्लियर होगी कि जेनेसिस में आप क्या देंगे, रूट काज देंगे कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है, और फिर आप ये भी बताएंगे साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि अच्छा हो तो रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा फिर कब से हो रहा है, ठीक है, पॉवर्टी जो है ये कब से है पाकिस्तान में, ठीक है, उस पे सारी डिबेट जो है ना वो फिर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देंगे, ठीक हो गया। तो इसको हम कहेंगे फ्रॉम हाउ, नीचे में लिख देता हूँ, फ्रॉम हाउ लॉन्ग इट हैज बीन टेकन लाइक दिस मतलब जो भी आपका थीसिस है, ठीक है, ऐसा जो है ना वो कब से होता चला आ रहा है या कब से ऐसा हो रहा है, ठीक हो गया। पांचवी चीज जो हम एक अच्छे ऐसे में देते हैं वो क्या है, एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज, ठीक है, मेड के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है, एफर्ट्स मेड बाय द कंसर्न पार्टीज। अच्छा, अब जब आपने उसकी हिस्ट्री भी दे दी, अब आपने बताना है कि इसको पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो भी कंसर्न पार्टीज हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो, या फिर कोई और कोई शख्सियत है तो, ठीक है, या जो भी, या कोई कंट्री है तो, ठीक है, जो भी ऐसी पार्टीज हैं जिसने पॉवर्टी को खत्म करने में अपना किरदार अदा किया है उसके बारे में आप वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये इशू बेस्ड, जितने भी इशू बेस्ड ऐसे हैं ना वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है, चाहे कश्मीर इशू है, चाहे पॉवर्टी का इशू है, करप्शन है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी है, जितने भी है ना वो इसी ऑलमोस्ट इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप उसको लेके चलते जाएंगे, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा 6 नंबर पे वो है सजेशंस। अब हम इसको वाइंड अप करने के करीब हैं ऐसे को, ठीक है, और आखिर में फिर हम इसकी क्या देंगे, सजेशंस, कि अच्छा अब हमने एक ब्राइट स्टार्ट भी दे दिया, उसमें सारी चीजें आपने देख ली, फिर आपने करंट सिनेरियो भी पेश कर दिया, फिर आपने उसकी रूट काज भी बता दी, फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी उसको लिंक कर दिया, फिर जिन जिन पार्टीज ने या जिन जिन क्या नाम है, जो कोई पर्सनैलिटी है या कंट्रीज है उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है उसको खत्म करने के लिए, उनका किरदार भी आपने बता दिया, और फिर लास्ट पे आपने सजेशंस देनी है। सजेशंस क्या का मतलब क्या है कि व्हाट शुड बी डन, ठीक है, या हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन, कि इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, ठीक है, पॉवर्टी को खत्म कैसे करते हैं, कैसे इससे जो है ना वो बाहर निकल सकते हैं, और बिल्कुल एंड पे लास्ट पे आपने इसका दे देना है कंक्लूजन। 7 नंबर पे आपने लास्ट पे दे देना है जी कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जो है वो क्या होता है, ये इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ साइड पे, शायद ये आगे आगे है, ये कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपने रिपीट, ये क्या होता है एक्चुअली, रिपीट योर थीम एंड शो दैट यू हैव प्रूव्ड इट। कंक्लूजन बेसिकली कैसे लिखते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन जब भी आपने लिखना है ना, आपने अपना वो जो शुरू में आपने थीम लिखा था ना, अपनी थीसिस स्टेटमेंट और थीम लिखा था, ठीक है, उसको एक दफा थोड़ा सा एक नए अंदाज में थोड़ा सा रिपीट करके
और फिर आपने ये आखिर में लिखना है कि आपने वो जो ऊपर स्टार्ट में प्रूव करने की कोशिश की थी वो आपने इन तमाम मटेरियल के जरिए जो है उस चीज को जो है या उस थीसिस को जो है वो एंड पे आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये आपका बनेगा कंक्लूजन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई है सबको? जी सर, आ गई। यस सर। इसकी हम यस, प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह पूरे सेशन में जो है वो जारी रखेंगे। जस्ट आपको आज मैंने स्केच दिया है। अब इसमें सिर्फ जो पॉइंट नंबर 1 है ना, इस पे हम थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा मैंने टच देना है। तो जस्ट जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ब्राइट स्टार्ट, ठीक है, उस पर थोड़ा सा मजीद उसको एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको एक समझ आ जाए कि हमने ब्राइट स्टार्ट लेना कैसे। बाकी चीजें तो स्टूडेंट खुद भी कहीं ना कहीं से मटेरियल निकाल के तो वो पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ब्राइट स्टार्ट जो है ना, जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से आपका कैरियर तय होना है कि आप सीएसएस ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्योंकि वही जो चीज है आपका ब्राइट स्टार्ट जो है वो आपके एसए को या तो पास करेगा या फेल करेगा। अगर वो फेल कर देता है तो आपका पूरा कैरियर फेल हो जाएगा, अगर पास कर देता है तो आपका कैरियर जो है वो आगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ ये जो ब्राइट स्टार्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो हमारी जूम मीटिंग है वो 40 मिनट्स के लिए बाय डिफॉल्ट होती है और 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। तो अभी 1 मिनट जो है वो इसमें रह गया है। तो जैसे ही ये अभी मीटिंग एंड होगी 40 मिनट्स के बाद, 1 मिनट के बाद अभी ये एंड हो जाएगी, तो आपने इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना है। जो मैंने लिंक आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, सेम इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई नया लिंक नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली इसी सेम लिंक को आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो दोबारा जो है वो हम ब्राइट स्टार्ट से इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ब्राइट स्टार्ट में ऐसी ऐसी मैं आपको ऐसी चीज दूंगा जो आपको कहीं भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली हर ऐसे में जो है वो उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो हर ऐसे में आप इंशाल्लाह, बेशक आप क्रिएटिव माइंड हैं या नहीं है, आप हर ऐसे में जो है वो एक ब्राइट स्टार्ट से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोबारा इसको ज्वाइन करें, फिर कुछ नेक्स्ट भी सब्जेक्ट्स पे थोड़ी सी डिबेट करेंगे और आखिर में मैं आपको सेशन ज्वाइन करने का तरीका बताऊंगा और सारे प्रोसीजर बताऊंगा। ठीक हो गया? ये स्टूडेंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। चलें, इसी लिंक को अभी Yes, दोबारा sir. ज्वाइन कर लें। अभी हाफ मिनट बाद जो है ना ये खत्म हो जाएगा, तो इसी लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ओके सर। ओके सर।